नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित अबीर इंडिया में। आज हम शुरुआत करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि 1947 से पहले भारत की शासन प्रणाली क्या थी, बाद में कैसे काम किया, कैसे राज्यों का गठन हुआ, कैसे एक संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो 1947 से पहले जो हमारी शासन प्रणाली थी वो दो तरीके से काम करती थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत था, जो जहाँ पे ब्रिटिश प्रांत का मतलब था जहाँ पे ब्रिटिश का रूल चलता था, मतलब ब्रिटिश ने हमारे भारत के जो स्टेट्स थे उन्हें एक्वायर कर लिया था और वहाँ पे वो सीधे सीधे राज कर रहे थे। तो वो ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ वो ब्रिटिश सरकार के ही अधीन होते थे। ठीक है। नंबर दो, जो हमारी रियासतें थी, राजा महाराजा जो थे, जैसे ग्वालियर है, भोपाल था, ठीक है, बहुत सारी रियासतें थीं। आज़ादी के समय भारत में लगभग 552 रियासतें थीं। ठीक, तो रियासतों पर कैसे शासन चलता था, तो वहाँ के जो लोकल राजकुमार थे, रियासतों के राजा या राजकुमार थे, शासन तो वो करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश जो शासन था उसके अधीन होकर काम करते थे। ठीक है, ये तो थी बात 1947 से पहले की। अब बात करेंगे 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पास हुआ, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास हुआ, तो इस अधिनियम में लिखा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में लिखा गया कि दो तो जो ब्रिटिश, उसमें जो पूरा ब्रिटिश प्रांत था उसमें लिखा गया कि दो तो हम देश बनाएंगे। पहला हम भारत बनाएंगे, भारत या पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा हमारा पाकिस्तान रहेगा। और उन्होंने ये तो दो हमारे राज्य वो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इनका तो उन्होंने बंटवारा कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त डाल दी, जो ये रियासतें थीं, राजा महाराजाओं की जो रियासतें थीं, इनको इन्होंने एक आज़ादी ये दे दी कि या तो ये भारत में सम्मिलित हो जाएं या पाकिस्तान में, इनके लिए आज़ादी थी, अथवा ये स्वतंत्र रह सकती हैं। कैसी? स्वतंत्र। कैसी रह सकती हैं? स्वतंत्र। यही सबसे बड़ा इस अधिनियम में कमी मान लीजिए, या रियासतों के लिए जो स्वतंत्रता दी गई वो एक भारत निर्माण में एक समस्या पैदा जरूर हुई। देखिए, उस वक्त जो भारत था उसमें लगभग 552 रियासतें थीं। कितनी? 552 जो रियासतें थीं 1947 के समय। तो इसमें से 549 जो रियासतें थीं, कितनी? 549, वो तो शामिल हो गई किसमें? भारत में। शामिल हो गई किसमें? भारत में। 552 रियासतों में से 549 जो रियासतें थीं वो तो भारत में शामिल हो गई। बची तीन को शामिल करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ा। उसमें पहली आपकी हैदराबाद थी। हैदराबाद के जो निजाम थे वो स्वतंत्र रहने के लिए बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। पाकिस्तान के भी टच में थे, लेकिन उनका मोस्टली क्या कह रहे थे वो, कि हम स्वतंत्र रहेंगे। दूसरी थी गुजरात की जूनागढ़ की, और तीसरी हमारी जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन तीनों रियासतों ने जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त सम्मिलित होने से मना कर दिया कि हम भारत में सम्मिलित नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी पीड़ा थी भारत के लिए कि भारत के अंदर रहकर आप स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं। ये सोचने वाली भी बात थी कि आप ब्रिटिश शासन के तो अधीन थे। जब ब्रिटिश रूल था भारत पे 1947 से पहले, तो ये ब्रिटिश शासन के अधीन ही तो काम कर रहे थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भारत में नहीं, अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। गलत था ये। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, किससे? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से सम्मिलित कर लिया इसे भारत में। ठीक है, इस पर पुलिस कार्रवाई कर दी थी। हैदराबाद के निजाम थे वो छोड़ के चले गए। ठीक है, जूनागढ़ में क्या किया इन्होंने? जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? यहाँ पे जनमत संग्रह करवा दिया। तो ये जनमत संग्रह के माध्यम से जो जूनागढ़ की रियासत थी वो भारत में सम्मिलित हो गई। ये तो पता ही होगी। जम्मू कश्मीर को शामिल करने के लिए A.K. मेनन साहब ने विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र
विलय पत्र के माध्यम से इसे भारत में सम्मिलित कर लिया था। इसकी भी अपनी एक कहानी है, जब कभी समय मिलेगा तो जो रियासतें हैं वो कैसे भारत में सम्मिलित हुई उस पर हम एक टॉपिक बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे जरूर, तब आपको जरूर बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर पे उस वक्त का ये था कि पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भारत से मदद मांगी और उस मदद देने के लिए भारत तब राजी हुआ जब उन्होंने विलय पत्र पर साइन करवा लिए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, ये तो कहानी हो गई हमारी रियासतें और ये देश बनने की। उसके बाद फिर हमारा जब संविधान बना तो संविधान में क्या नियम रहे हम उस पर बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 से। ठीक है, और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक चलेंगे और बिल्कुल टॉपिक क्लियर रहेगा। आज के बाद आप लोग कभी आर्टिकल नहीं भूल पाओगे, पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, चौथा में। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया भारत, उसके बाद संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए उस पर बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ऐसे आर्टिकल याद करा देंगे, कभी भी भूलना ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, जो राज्यों का जो संघ है, राज्यों का जो संघ है उसको परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, राज्यों का जो संघ है उसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यहां पे यूनियन की बात की गई है और जो अमेरिकी संविधान में वहां पे फेडरल और यूनियन में आपको एक अंतर बता देते हैं, समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, फेडरल में क्या होता है, राज्य जो होते हैं राज्यों की सहमति से देश बनता है। मतलब वहां पर राज्यों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो जब चाहे तब एक अलग भी हो सकते हैं। मतलब वो राज्यों की सहमति से देश बना है। जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका पहले इतना बड़ा थोड़ी ना था, जो अभी 51 स्टेट्स जो अमेरिका में है पहले नहीं होते थे। पहले क्या हुआ कि राज्य बने, तो राज्यों ने बाकी जो आज़ादी का जो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा वो ऐसे ही तो है कि वहां पे पहले स्टेट थे, तब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी सहमति जता के फिर यूनाइटेड स्टेट का क्या किया, निर्माण किया था। ठीक है, तो वहां पे राज्यों को क्या है, आजादी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसकी बात की गई, यूनियन ऑफ स्टेट। वहां पे फेडरल है, हम कैसे हैं, यूनियन है, जबकि यूनियन और फेडरल का मतलब एक ही होता है, संघ। ठीक है, संघवाद जो होता है। तो हमारे यहाँ क्या है, राज्य जो है वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकते। हमने राज्य इसलिए बनाए हैं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, सुविधा के लिए हमने राज्यों का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि राज्य कभी अलग ही नहीं हो सकते हैं देश से। ठीक है, देश के अभिन्न हिस्से हैं वो, यूनियन, एकता की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें किसकी बात की गई, देखिए संविधान में आपको बता दें कि भारत और इंडिया दोनों ही शब्द को अपनाया गया है। उसमें लिखा है हमारे संविधान में भारत दैट इज इंडिया। तो उसमें देखिए हमारी जो संविधान सभा जो थी वो किस पे बात काम करती थी, कैसे, उसका मतलब रहता था कि हम मिलजुल के काम करें, एक सहमति। ऐसा नहीं था कि आप असहमत हैं तो वोटिंग कर ली, उस पर ज़्यादा है, ऐसे नहीं। एक संपूर्ण जो संविधान सभा थी वो जिस बात पे सहमत हो जाते थे उसी काम को अपना लिया जाता था। ठीक है, तो भारत और इंडिया दोनों ही नामों को भारत दैट इज इंडिया ऐसे ही करके तो लिखा गया, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, तो क्या है, हमारे दोनों ही नामों को अपनाया गया। और आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ को परिभाषित किया। तो राज्यों के संघ में क्या क्या होंगे, देखिए जो भारत के राज्य हैं, राज्य सम्मिलित होंगे, और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी सम्मिलित होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित किया गया है आर्टिकल 1 में। और इसमें एक स्पेशल बात ये कही गई है कि भारत जब चाहेगा किसी भी राज्य का अधिग्रहण करता है, मतलब विदेशी राज्य का, तो वो भी आर्टिकल 1 की परिभाषा में आएगा। ठीक है, विदेशी राज्य का जब अधिग्रहण करेगा भारत, तो वो भी किस में रहेगा, हमारे राज्य की परिभाषा में रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 1 हो गया। ठीक है, तो हम बता देंगे आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ। और राज्यों के संघ में किस किस की बात की गई, स्टेट की बात की गई, यूटीज की बात की गई। और अगर हम इन फ्यूचर कभी भी किसी राज्य को अधिग्रहण करते हैं तो वो भी किसमें आएगा, हमारे राज्यों की मतलब भारत, राज्यों का, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, भारत या राज्यों का संघ, तो वो हमारे किसमें रहेगा,
आर्टिकल 1 में रहेगा, हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 की बात करेंगे। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो भी हिस्से भारत के नहीं है, मतलब विदेशी राज्यों के अधिग्रहण के बारे में बात की गई आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 में क्या क्या कहा गया है? जो भारत के हिस्से नहीं है, समझना आप लोग, जो भारत के हिस्से नहीं है, जो भारत के हिस्से नहीं है उनको जब भारत में सम्मिलित किया जाएगा तो इसमें उन राज्यों की बात की गई। ठीक है, जो भारत के हिस्से नहीं है। ठीक, तो आर्टिकल 1 में समझ में आ गया क्या है? आर्टिकल राज्यों का संघ है जिसमें भारत दैट इज इंडिया, और इसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है? राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को, और इन फ्यूचर भारत अगर किसी राज्य को सम्मिलित करता है तो वो भी हमारे किस में आ जाएगा? आर्टिकल 1 में। ठीक है, पहले से लिख दिया गया है कि भारत अगर किसी भी परिस्थिति में जैसे युद्ध से या कैसे भी अगर सम्मिलित करता है किसी विदेशी राज्य को तो वो किस में आ जाएगा? भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा और आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 में किसकी बात की गई है? ऐसे राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, किसके? भारतीय संघ या भारत के हिस्से नहीं है, उनकी जब सम्मिलित बात होगी, उनको जब एक्वायर किया जाएगा तो वो हम किससे एक्वायर करेंगे? हम आर्टिकल 2 के हिसाब से। जो भारत के हिस्से नहीं है उनका जब गठन किया जाएगा तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से पीसीएस 19 और 20 में दोनों से क्वेश्चन बने हैं एक बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? जो भारतीय संघ में हैं, किसमें? जो भारत के हिस्से हैं या भारतीय संघ में जो राज्य हैं, जो भारतीय संघ में हैं, उनमें जब परिवर्तन की बात की जाएगी, भारतीय संघ के राज्यों में परिसीमन या परिवर्तन या नाम परिवर्तन की जब बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, हम आपको एक पॉइंट में समझाते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या होगा। जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं, मतलब भारत के राज्य नहीं, हम विदेशों से जब अधिग्रहण की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 2 हो जाएगा। आर्टिकल 3 में क्या रहेगा? हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी जब सीमाओं में परिवर्तन होगा या करना होगा, या उनके नामों में जब परिवर्तन करना होगा, या हमें नया राज्य बनाना होगा, किससे? वो भी जो भारत के राज्य हैं उनकी परिसीमा में परिवर्तन करके जब हम नए राज्य के गठन की बात करेंगे, जो भारत के हिस्से हैं, किसके? इसमें नए राज्य की बात करेंगे, और जो भारत के हिस्से हैं उन्हीं राज्यों से मिलाकर नया राज्य बनाते हैं। जैसे अभी तेलंगाना बना, ठीक है, तो ये कैसे बना? आर्टिकल 3 से बना था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है आर्टिकल 3 से राज्यों को बनाने की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। तो देखिए, आर्टिकल 4 में क्या है? बहुत ही सिंपल है आर्टिकल 4 भी। आर्टिकल 4 में बात की गई है कि आर्टिकल 2 और 3 से हम जो भी काम करेंगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? जो आर्टिकल हम 368 के अधीन संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन किससे होता है? आर्टिकल 368, तो ये सब 368 के अधीन नहीं माना जाएगा, अधीन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? आर्टिकल 4 का मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित जो भी हम काम करेंगे, नए राज्यों का गठन करेंगे या किसी विदेशी राज्य को हड़पेंगे, मतलब अधिग्रहण करेंगे, तो ये जो सब चीजें हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे? एक सिंपल जो हमारा अधिनियम है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करके हम क्या करेंगे? आर्टिकल 2 और 3 का काम कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल रूल्स होते हैं। राज्य जब बनाना हो तो क्या है, साधारण बहुमत से आप अधिनियम को ले आइए, पास करा लीजिए और आपका नया राज्य बन जाएगा। ठीक है, और जब किसी राज्य को अधिग्रहण करना हो तो उसके लिए भी बहुत सिंपल, तो वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है, 1960 में बेरूवाड़ी संघ में ये बात उठ के आई थी कि जब हम किसी राज्य के हिस्से को विदेश को अगर देंगे, किसी विदेशी राज्य को जब देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे अभी 2015 में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था बांग्लादेश के साथ, तो उसमें किसमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी थी। तो आप लोग समझ जाइए कि संविधान संशोधन की जरूरत कब पड़ेगी, 368 के अधीन कब माना जाएगा? जब हम अपने देश के किसी भी हिस्से को
विदेशी राज्य को देंगे तो वहां पे क्या होगा, संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वहां पे संशोधन होगा, लेकिन जब हम अपने देश की सीमाओं के अंतर परिवर्तन करेंगे या कोई नया राज्य बनाएंगे या किसी राज्य को जब लेंगे, हड़पेंगे या अधिग्रहण करेंगे, तब हमें संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपने देश की जमीन का एक टुकड़ा भी अगर किसी देश को देंगे, विदेशी राज्य को, तो हमें वहां संशोधन करना पड़ेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आर्टिकल 1 से 4 तक एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ, और संघ में कौन कौन है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और हम विदेशी राज्य से जो हड़पेंगे। आर्टिकल 2 जो भारत के हिस्से नहीं है। आर्टिकल 3 में क्या होगा, भारतीय संघ के राज्यों की सीमा में परिवर्तन और परिसीमन, मतलब नए राज्यों का गठन जो होगा सीमा के अंदर, भारतीय जो सीमा होगी वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। और आर्टिकल 4 के अंदर क्या रहेगा कि आर्टिकल 2 और 3 में जो हम काम करेंगे वो आर्टिकल जो 368 संविधान संशोधन है उसके अधीन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम अपने देश की जमीन किसी विदेशी राज्य को देंगे तो हमें संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा रहा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद साथियों।